हेलो स्टूडेंट, आज हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ उनको डिस्कस करेंगे। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, तीन प्रॉपर्टी हैं जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो है एडिटिविटी, किस तरीके से उनको हमें ऐड करना है चार्जेस को, एडिटिविटी है ना, एडिटिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, किस तरीके से उनको ऐड करना है। सेकंड है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज की इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, किस तरीके से हमें चार्ज को ऐड करना है। देखिए, चार्ज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको हम सिंपल अलजेब्रा के जो रूल होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इनके पास नहीं होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनको हम वेक्टर लॉ से ऐड कर सकते हैं, वही वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। ठीक है, जो वेक्टर रूल को फॉलो करती हैं, उनके पास डायरेक्शन भी होती है, उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करती हैं। ये तीन चीजें अगर होती हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी, उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है और उनको सिंपली कैसे ऐड कर सकते हैं हम, अलजेब्रा के जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करें जब एडिटिव की तो हम केवल यहाँ पे ऐड ही करेंगे चार्जेस को। ठीक है, लेकिन ऐड कैसे करेंगे, उसके साथ साइन कन्वेंशन लेंगे और हम एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ कैसे, सपोज ये एक स्फीयर है, सपोज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो इसके पास टोटल कितना चार्ज है। देखो, प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है और जितना इलेक्ट्रॉन के पास होता है नेगेटिव में उतना ही। देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन के पास वो पॉजिटिव अमाउंट में इतना ही चार्ज होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव अमाउंट में होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखिए, सिंपल हमें इस बॉडी का पता करना है कितना चार्ज है इसके पास, नेट चार्ज कितना है इसके पास। ठीक है, मास स्केलर क्वांटिटी है ना। अब 2 बॉडी हैं, एक 2 kg और एक है 3 kg की। ठीक है, इनको हम ऐड करके बता देंगे कि 5 kg इनका मास है। लेकिन टोटल चार्ज कितना है, अगर चार्ज की बात करें, वैसे तो नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और 2 प्रोटॉन या फिर कहें तो हम पॉजिट्रॉन के बराबर कितना है, पॉजिटिव चार्ज है इसके पास। तो है कितना, टोटल तो 4 है ना। चार्जेस की वैल्यू अगर बात करें तो टोटल तो 4 है, लेकिन एल्जेब्रिकली नेट चार्ज कितना होगा, जो नेट चार्ज होगा वो तो 0 होगा, -2 और -+2 0। इनको हमने एल्जेब्रिकली ऐड कर दिया। ये अर्थमेटिक सम है, इनका चार्ज का अर्थमेटिक सम कितना है, भले ही वो नेगेटिव चार्ज है भले ही पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास प्रॉपर्टी तो है। अर्थमेटिक सम कितना है चार्जेस का, 4। ठीक है, अर्थमेटिक सम कितना है, 4। और एल्जेब्रिक सम कितना है, एल्जेब्रिक सम है 0, जो कि नेट चार्ज कहलाएगा। नेट चार्ज जब भी हम बात करेंगे तो क्या करेंगे, एल्जेब्रिक सम ही निकालेंगे हम। ठीक है, एल्जेब्रिक सम से हम पता कर लेंगे कि बॉडी के पास कितना चार्ज है। लेकिन टोटल चार्ज कितना है, भले ही पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों को मिला के देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज है। ठीक है, लेकिन नेट चार्ज कितना है, 0। तो हम इनको कैसे ऐड करेंगे, एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे। अर्थमेटिक, जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल है, कितने एटम है इसमें, 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का, टोटल कितने एटम है, 3 एटम। ये क्या है, अर्थमेटिक सम है। कैसे निकाला हमने, अर्थमेटिक सम से हमें निकाल लिया कि यहाँ पे 3 एटम है इसके पास, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के पास। तो एडिटिव प्रॉपर्टी में कुछ नहीं करना, चार्जेस को हमें उसके साइन कन्वेंशन के साथ ऐड करना है।
अब बात करें अगर इस बॉडी के पास नेट चार्ज है कितना, तो वो 0 है। इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है तो माइनस का इतना हो गया, और इसके पास कितना हो गया, जो प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिट्रॉन्स कह सकते हैं हम उनको, प्लस में है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए इलेक्ट्रॉन के पास और एक पॉजिट्रॉन या फिर प्रोटॉन के पास उतना ही चार्ज रहता है जितना पॉजिट्रॉन के पास होता है। इसका एक एंटी पार्टिकल माना जाता है, जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है उतना ही पॉजिट्रॉन के पास चार्ज, इसको हम पॉजिट्रॉन भी कह सकते हैं। देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में डिफरेंस देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसके पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसके पास भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन ये नेगेटिव में होता है और ये पॉजिटिव में होता है, कूलाम। इसके पास भी इतना ही चार्ज होता है जितना पॉजिट्रॉन के पास होता है, प्लस में। है ना, डिफरेंस कहाँ है, यहाँ इन दोनों में साइन कन्वेंशन का डिफरेंस है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों का मास सेम होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का मास होता है उतना ही पॉजिट्रॉन का मास होता है। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन का मास डिफरेंट होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻27 समथिंग, इसे चेक कर लेना कितना होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग होता है और ये इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, हैवियर होता है ना। ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन दोनों के पास क्या है, सेम मास है, मास दोनों का सेम है, लेकिन चार्जेस का डिफरेंस है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन को, इसी की चार्ज की जब बात करें तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं, बट अपोजिट चार्जेस के अकॉर्डिंगली, है ना। इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हमने ये देखा कि किस तरीके से हम चार्जेस को ऐड करेंगे, एल्जेब्रिकली ऐड करना है, सिंपल हमें किसी भी चार्ज को, किसी भी बॉडी के पास चार्ज पता करना है तो हम क्या करेंगे, उनका एल्जेब्रिकल सम निकाल लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को ऐड कर देंगे। सपोज एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एक बॉडी है जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होगा, और 8 पॉजिट्रॉन के बराबर चार्ज है ना। तो कितना चार्ज है इस बॉडी के पास, नेट चार्ज कितना है, तो नेगेटिव चार्ज कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 8 पॉजिट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स के बराबर। तो नेट चार्ज कितना है इसके पास, -2। ठीक है, -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो हम कैसे बताएंगे, -2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, सिंपल 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, बार बार माइनस नहीं लिखना क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस का यूज कर लिया है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है मैग्नीट्यूड हमने यहाँ देख लिया, तो कितना हो जाएगा ये 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना चार्ज हो जाएगा इस बॉडी के पास कूलाम में। ठीक है, तो उसकी वैल्यू लगानी है, मैं उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसके पास कितनी वैल्यू है वो लगानी है। नेगेटिवली चार्ज तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, मैं पता लग गया, और नेगेटिव, सॉरी यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इतना चार्ज है इस बॉडी के पास, हमें कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पे हमने एल्जेब्रिकल सम यहाँ पे निकाल लिया इन दोनों का। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में सबसे पहले हम समझते हैं क्वांटाइजेशन का मीनिंग। उससे पहले पता करें हम क्वांटम क्या होता है। ठीक है, क्वांटम द मिनिमम अमाउंट ऑफ बाय विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड क्वांटम। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस मिनिमम अमाउंट से चेंज हो सकती है उसे कहते हैं हम क्वांटम। मिनिमम अमाउंट कैसे समझना है इसे, जैसे सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल कौन सा है, फिलहाल जो ओल्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्री पार्टिकल है ये। तो हम इलेक्ट्रॉन को तो ब्रेक नहीं कर सकते, है ना, इट कैन नॉट ब्रेक, कांट ब्रेक। और चार्ज
इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, नेगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। इतना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है किसी भी बॉडी के पास, वो रहता है इलेक्ट्रॉन के पास, है ना। तो इसे कहेंगे हम मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। आइदर ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। और ये किसके पास होगा, ये होगा पॉजिट्रॉन के पास, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट जिससे वो फिजिकल क्वांटिटी वेरी कर सकती है उसी को कहते हैं हम क्वांटम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए क्वांटम कौन कहलाएगा, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है इसको कहेंगे हम क्वांटम इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है, चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रॉन किस अमाउंट में, सॉरी, चार्ज किस अमाउंट में मिनिमम ट्रांसफर होगा, वो होगा इस अमाउंट में, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसे कहेंगे हम क्वांटम, और इसी से बनाएंगे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज कैसे एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास जाता है इसे समझते हैं, हम समझ ही चुके हैं पहले। सपोज ये ग्लास रॉड है और ये फर है, बिल्ली की खाल। जब इन दोनों की रबिंग कराते हैं हम, इन दोनों की रबिंग कराते हैं तो रबिंग कराने पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है ग्लास रॉड की तरफ, ठीक है। तो इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज और इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो उस एक इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ और 2 पॉजिट्रॉन के बराबर यहाँ चार्ज आ जाएगा। अगर n इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो कितना चार्ज आ जाएगा, n इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ आ जाएगा और n पॉजिट्रॉन के बराबर यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट कौन ट्रांसफर हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन या फिर n इलेक्ट्रॉन। ऐसे तो नहीं हो रहा कि आधा इलेक्ट्रॉन इससे निकल के इसके पास आ गया, है ना। कम से कम कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम का चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना। सबसे पहली वैल्यू जो होगी चार्ज की वो कितनी होगी ट्रांसफर होने वाली, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, इतना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। और इसका डबल अमाउंट में 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम ट्रांसफर होगा चार्ज का, या फिर इसकी 3 टाइम्स में, है ना, 1.6 10 टू पावर -19 कूलम, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स। ऐसे नहीं हो रहा कि 1.6 के बाद कोई एक और वैल्यू मिल गई हमें, 1.8 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इतना चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इनके बीच में जो वैल्यू है ये कितना हुआ, 3.2, है ना, 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। सबसे पहले होगा 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, इतना मिनिमम ट्रांसफर हो सकता है। उससे ज़्यादा कितना हो सकता है, 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू होगी, है ना, वो उस वैल्यू से चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। सपोज इनके बीच में कोई वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, तो इतना चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, या 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो बीच में जो वैल्यू है उनके अकॉर्डिंग चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, बीच वाली कोई भी वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। आधा इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन या 2.5 इलेक्ट्रॉन या 3 साढ़े 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। या तो 1 होगा, 2 होगा। तो टोटल चार्जेस को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कितना, प्लस माइनस एन ई, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, और यहाँ अगर प्लस है तो प्लस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक जिसके पास नेगेटिव चार्ज आया उसके पास नेगेटिव रखना है, जिसके पास पॉजिटिव आया उसके पास पॉजिटिव वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने वाली है कि जो चार्ज का ट्रांसफर होगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से चार्ज का ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम डिस्क्रीट वैल्यू, कह सकते हैं हम कि डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ सेट क्या है। डिस्क्रीट वैल्यू क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम से कम जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो ये है डिस्क्रीट वैल्यू, है ना, 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। ये क्या है, डिस्क्रीट वैल्यू या क्वांटम वैल्यू कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं मिल रही हमें, हम जो चाहें उस वो वैल्यू से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना। हर वैल्यू प्रेजेंट नहीं है ना, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू इसमें प्रेजेंट नहीं है।
1 होगी, 2 3 4 5 6 ऐसे 1.5 1.6 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, है ना। तो चार्ज कैसे ट्रांसफर, चार्ज क्या है, कैसे चलेगा ट्रांसफर, कैसे होगा चार्ज का, कंटिन्यूअस नहीं होगा, कैसे होगा, डिसकंटिन्यूअस। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, बीच वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो गई, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते तो हम चार्ज को भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो क्वांटाइजेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका क्वांटाइजेशन क्या है, इट मीन्स इट कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली। तो चार्ज कैसे कंटिन्यूसली वेरी तो नहीं हो रहा ना, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, है ना, बीच वाली जो वैल्यू है वो कहाँ गई, डिसकंटिन्यूस हो गया ना। मीन्स इट कैन नॉट वेरी कंटिन्यूसली टू हैव एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू हम अपनी तरफ से नहीं मान सकते, जो मिनिमम है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू, ऑल वैल्यूज नहीं होंगी, कुछ सर्टेन वैल्यू से ही चार्ज का ट्रांसफर होगा, है ना। बट इट कैन चेंज डिसकंटिन्यूसली, है ना, डिसकंटिन्यूसली चेंज होगा ये। टू टेक एनी वन ऑफ ओनली ए डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज, केवल अकेली ही सेट लेंगे हम जिससे कि वो चार्ज या फिर वो फिजिकल क्वांटिटी ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है। तो ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का ये पार्ट, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे एक बात की थी कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मिनिमम अमाउंट में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम का, ठीक है, प्लस में या फिर माइनस में, ठीक है। तो मिनिमम चार्ज का जो ट्रांसफर होना है वो इतना होना है। लेकिन रिसेंट जो डिस्कवरीज चल रही हैं जिसमें कि क्वार्क मॉडल भी आने वाला है एक, अगर आता है इन फ्यूचर में, तो चार्ज फिलहाल तो ई के साथ ट्रांसफर हो रहा है ना, या तो प्लस में इतना या फिर माइनस में इतना। अगर क्वार्क मॉडल भी अगर आता है तो वहाँ पे ये जो मिनिमम वैल्यू है जो इससे ट्रांसफर होता है चार्ज वो E/3 हो जाएगी फिर, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा, E/3, लेकिन फिर भी एक सर्टेन वैल्यू रहेगी, E/3 ट्रांसफर होगा या 2E/3 ट्रांसफर होगा या 3E/3 ट्रांसफर होगा या फिर 4E/3 ट्रांसफर होगा। जैसे कि अब 1E, 2E, 3E, इस तरीके से 4E चार्ज ट्रांसफर हो रहा था। इसके बाद जब ये वैल्यू रिड्यूस हो के कितनी हो जाएगी, E/3 हो सकती है, ठीक है। जो हायर एनर्जी फिजिक्स में रिसर्च चल रही हैं, क्योंकि हमने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम क्वार्क से मिलके मानते हैं कि ये क्वार्क से मिलके बने हुए थे। क्वार्क और छोटा एलिमेंट्री पार्टिकल हमने माना है, इलेक्ट्रॉन से भी क्वार्क से मिलके बनते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उससे बहुत ही कम चार्ज होता है क्वार्क के पास। कितना होता है, या तो 2E/3 होता है या फिर E/3, ठीक है। दो तरह के होते हैं ये, एक तो होते हैं अप क्वार्क और एक होते हैं डाउन क्वार्क, ठीक है। अप क्वार्क के पास जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है 2E/3, और डाउन क्वार्क के पास जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के प्रोटॉन्स बनता है और इन दोनों को ही मिला के न्यूट्रॉन बनता है। अब कैसे बनता है प्रोटॉन, तो उसके लिए हमें चार्जेस का ये यहाँ पे कैलकुलेशन करनी होगी। ऐसे ही न्यूट्रॉन के पास, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, 0 चार्ज होता है इसके पास, और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के कैलकुलेशन करनी है हमें। कैलकुलेशन करने के बाद प्रोटॉन्स जो मिलके बना हुआ निकलेगा वो ये इस तरीके से आएगा, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन जो होगा वो होगा 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से मिलके न्यूट्रॉन बनता है। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस तरीके से बनते हैं। देखिए 2 अप क्वार्क को मिलके बनाएंगे तो यहाँ देखो 2 इंटू 2E/3, है ना, पॉजिटिव चार्ज के बराबर होगा इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, और 1 डाउन क्वार्क, ये 1 डाउन क्वार्क को मिलके बनाएंगे तो -1/3E। तो कितना आएगा ये आएगा हमारा 4E/3 -1/3E। तो ये कितनी वैल्यू आएगी निकल के, ये आ गया इलेक्ट्रॉन के, पॉजिट्रॉन के बराबर चार्ज, है ना। तो यही तो होता है पॉजिट्रॉन के पास चार्ज। कितना चार्ज हो जाएगा पॉजिट्रॉन के पास, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। ये हायर एनर्जी फिजिक्स में है, ये इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है यहाँ पे कोई भी, ठीक है। केवल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहे हैं हम आपको यहाँ पे इस चीज़ को। तो प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है ये, ऐसे ही न्यूट्रॉन को भी यहाँ से हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, न्यूट्रल आ जाएगा चार्ज। कैसे आएगा न्यूट्रल, देखो 1 अप क्वार्क के पास कितना होता है, +2E/3, है ना, और डाउन क्वार्क के पास 2 टाइम्स डाउन क्वार्क के
ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2e/3 है ना, 2e/3, तो ये कितना हो गया 0 है ना, 0। तो न्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज, ठीक है। इस तरीके से अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को मिलके जो है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं। तो मिनिमम जो ट्रांसफर वैल्यू है वो कितनी है चार्ज की, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, या फिर एक पॉजिट्रॉन के चार्ज के बराबर, या फिर एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, ठीक है। तो अगर ये थ्योरी अगर आती है हायर एनर्जी फिजिक्स में, तो फिर कितनी हो जाएगी वैल्यू, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन 3। इस अमाउंट से चार्ज वेरी कर सकता है, इसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरीके से फिर चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला जनरेट किया है, Q = NE, ठीक है, प्लस माइनस, इस तरीके से चार्ज का ट्रांसफर होता है। अच्छा, एक चीज और देखते हैं यहाँ पे हम कि चार्ज जो है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये हायर लेवल पे बहुत ज़्यादा चार्ज अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ना, मैक्रोस्कोपिकली अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये काम नहीं करता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर चार्ज तो कंटिन्यूस ही लगता है कि हमें चार्ज की कोई वैल्यू बीच में गैप है ही नहीं, है ना, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है चार्ज का। ये केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे माना गया है, छोटे लेवल पे। देखते हैं किस तरीके से। अभी देखिए यहाँ देखते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर भी कर सकते हैं एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। कैसे? एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। अभी जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था, इसको केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही वैलिड रह सकता है, इस लेवल पे हम इसे वैलिड नहीं कर सकते। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसे वैलिड कंसीडर कर सकते हैं। कैसे? देखिए, मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब काफ़ी बड़े रूप में। जब एक बल्ब है, सपोज 60 वॉट का एक बल्ब ग्लो कर रहा है, 60 वॉट का बल्ब ग्लो कर रहा है, तो 2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ट्रांसफर होते हैं, फ्लो होते हैं। पर सेकंड जो वायर होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, इतने हायर लेवल पे, कितनी बड़ी अमाउंट है ये इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर हो रहा है ना। तो हर सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और बल्ब भी हमें हमेशा ये जलता हुआ दिखाई देता है, बिल्कुल बुझता नहीं है कभी भी, है ना, कंटिन्यूसली ग्लो करता है। तो हमें क्या लगता है कि कंटिन्यूस चार्ज हमें मिल रहे हैं, हर अमाउंट की वैल्यू हमें चार्ज की मिल रही है, हमें ऐसा लगता है ना। तो यहाँ क्या कह सकते हैं, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज कह सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज अगर हमें मिल रहा है तो कहाँ हुआ फिर ये वैलिड, है ना। क्वांटाइजेशन में तो डिसकंटिन्यूस हो जाती है ना वैल्यू, सारी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू नहीं मिलती कोई भी, है ना। तो कंटिन्यूसली फ्लो ऑफ चार्ज हम यहाँ कह सकते हैं। तो एट मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो फ्लो है चार्ज का, वो क्या रहता है, वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन को हम नहीं मानते हैं। लेकिन कहाँ मानते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जब एक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है ना, फिर वो वेट कर रहा है यहाँ पे आराम से। अगर एक बल्ब के लिए अगर हम वायर लगाएं, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुंचा, फिर वो बुझ गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन पहुंचा, है ना। तो यहाँ तो इसकी बात बनती है कि भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, एक हर सेकंड में सपोज मान लो कि एक सेकंड में भी एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो काफ़ी कम अमाउंट में चार्ज जा रहा है। कितना जा रहा है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पर सेकेंड अगर जाता है चार्ज, ना। ये देखिए वैल्यू, कितना डिफरेंस है इन दोनों वैल्यूज में। तो जब माइक्रोस्कोपिक बहुत कम छोटे लेवल पे हम देखते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम कंसीडर करके चलते हैं, और हायर लेवल पे काफ़ी मैक्रोस्कोपिक, काफ़ी बड़े रूप में जब हम देखते हैं तो कंटिन्यूस फ्लो होता है। और यहाँ क्या कह सकते हैं हम, यहाँ डिसकंटिन्यूस फ्लो होता है, डिसकंटिन्यूस फ्लो, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस फ्लो होगा तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है क्वांटाइजेशन फॉर्म में, छोटे छोटे फॉर्म में वहाँ पे फ्लो कर रहा है, तब हम इसे मान सकते हैं, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं एक दो इसके बेसिस पे। अभी देखिए न्यूमेरिकल है, अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे causes 10⁻22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge कैरिड बाय द कॉम्ब। देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, हेयर से जब थ्रू करते हैं, एक कॉम्ब है सपोज, ड्राई डे,
ड्राई होंगे तभी वहाँ फ्रिक्शन होगा और तभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो सकता है। जैसे हम कॉम्बिंग करते हैं तो है ना, तो कॉम्बिंग करने में जब ड्राई हेयर होंगे या फिर ड्राई डे होगा तभी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तब तक नहीं होगा। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी, है ना। तो कॉम्बिंग करते हैं हम, तो जब कॉम्बिंग किया, जब इसको हेयर है सपोज, ये हेयर से कॉम्बिंग किया हमने, तो कॉम्बिंग करने पे ये क्या कह रहा है कि 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स टू लीव द पर्सन्स हेयर, पर्सन्स के हेयर को लीव कर देते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स लीव कर देते हैं, है ना। तो चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब, कॉम्ब के पास कितना चार्ज है ना, तो सिंपल है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस हो रहे हैं ना, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज कितना होगा, n कितना है, q इक्वल्स टू एन, से q इक्वल्स टू एन है ना। तो n कितना है 10⁻22, तो 22 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इतना चार्ज ये कैरी करेगा, है ना। और लेकिन होगा किस में, ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। -10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, कितना हुआ ये 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम। तो कॉम्ब के पास जो चार्ज होगा वो इतना होगा, कॉम्ब के पास चार्ज नेगेटिव अमाउंट में, तो इसके पास इतना नेगेटिव अमाउंट में होगा, तो हेयर के पास इतना ही पॉजिटिव अमाउंट में होगा, 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम। ये होगा हेयर के पास, हेयर्स के पास, और ये होगा कॉम्ब के पास, है ना। जितना पॉजिटिव एक से ट्रांसफर होगा और दूसरी में उतना ही नेगेटिव होगा, एक में दोनों को मिला के कितना होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। चाहे दोनों को एक साथ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये एनसीईआरटी से लिया गया है, देखिए, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। एक बॉडी है जो कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड देती है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज लेने में हमें कितना टाइम लग जाएगा, ये हमें पता करना है। 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स गेटिंग इन 1 सेकेंड, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में हमें मिल रहे हैं उस बॉडी से, तो इसका मतलब 1 सेकंड में हमें कितना चार्ज मिल रहा है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एन ई से हम जब निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, तो एन ई कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के पास वैल्यू होती है। तो इतना चार्ज हमें मिल रहा है, वी आर गेटिंग इन 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमें पता करना है कि 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया होगा यहाँ से कि 10⁻, ये एन की वैल्यू है, ध्यान रखना है यहाँ से, है ना। तो यहाँ एन की वैल्यू को हमने एन ई के साथ पुट किया, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर पता करना है तो Q इक्वल्स टू एन ई यूज करते हैं। तो एन की वैल्यू ये है और ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 10⁻19 कूलम। तो इतना चार्ज हमें मिल रहा है 1 सेकंड में, भले ही ये नेगेटिव मिलेगा, ये ध्यान रखना है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो 1 कूलम चार्ज, हमें तो टाइम निकालना है 1 कूलम चार्ज कितने टाइम में ट्रांसफर होगा, ये नेगेटिव होगी वैल्यू जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हो रहा है 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर पता करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ में 1 कूलम पता करना है, तो 1 के लिए निकाल लेते हैं कितना होगा, सिंपल। तो इतने कूलम चार्ज ट्रांसफर में 1 सेकंड लग रहा है, तो 1 कूलम चार्ज गेटिंग करने में कितना मिलेगा, गेटिंग इन कितना टाइम लगेगा, 1 अपॉन दिस वैल्यू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 सेकेंड, है ना। तो ये पूरी वैल्यू है, हमने इसके साथ यहाँ डिनोमिनेटर में लगा दिया। तो 1 कूलम को चार्ज होने में, 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा सेकंड। अब मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यूज आपके लिए लिख देता हूँ, ये कितनी वैल्यू होगी डायरेक्ट वैल्यू से आप सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना इसको, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो का लेंथी वीडियो हो जाएगी। हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख देते हैं। इसका रिजल्ट होगा 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, इतना टाइम लगेगा, जो कि ईयर में होगा 198
0.18 ईयर्स। आप कैलकुलेट कर लेना इसको, ठीक है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना टाइम लगेगा सेकंड्स में, और जब इसे हम ईयर में चेक करते हैं तो 198.18, लगभग 200 ईयर, अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स, 200 साल लग जाएंगे हमें कितना चार्ज ट्रांसफर करने में, 1 कूलम ट्रांसफर करने में, ठीक है। देख रहे हैं आप 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा चार्ज है ना। तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में कितने साल लग रहे हैं, 200 साल लग रहे हैं, 200 ईयर। और पर सेकंड भी 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कितने हायर नंबर है, 200 साल लग रहे हैं, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज हम ये बता सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज काफी बड़ा चार्ज होता है। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। सिंपल, एक कप ऑफ वाटर होता है वो 250 ml का होता है, तो हम मान सकते हैं कि 250 ग्राम अगर उसका मास है, 250 ग्राम मास है वाटर का इसमें, तो हमें बताना है कि इसमें कितना चार्ज होगा, 250 ग्राम। एक चीज बताइए, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ठीक है, उसके पास कितना चार्ज होता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल, पहले तो हम इसमें निकालेंगे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, और उन सब मॉलिक्यूल्स के पर मॉलिक्यूल के हिसाब से चार्ज निकाल लेंगे, उसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। तो एक मॉलिक्यूल है सपोज H2O का, तो उसके पास कितना चार्ज होगा। सपोज पहले हम नेगेटिव चार्ज निकाल लेते हैं, इसके पास कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, उसके पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाइड्रोजन का एक एटम है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 एटम से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है, तो कितने हो गए इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में। तो टोटल कितना हो गया नेगेटिव चार्ज इसके पास, 8 × 10 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इसके पास एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के पास, वाटर के एक मॉलिक्यूल्स के पास कितना चार्ज हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। इतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, इतना ही पॉजिटिव होगा और इतना ही नेगेटिव होगा इसके पास चार्ज। तो हमें एक मॉलिक्यूल्स के पास पता चल गया कि कितना चार्ज हो रहा है, चार्ज ऑन 1 मॉलिक्यूल्स। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O कितना है चार्ज, 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है, या 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, इतना, ठीक है। ये नेगेटिव में हो जाएगी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी। तो एक मॉलिक्यूल्स के पास पता चल गया हमें इतना चार्ज होता है। अब हम इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कर लें, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हाइड्रोजन, इसमें वाटर के। तो एक मॉलिक्यूल का चार्ज हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो टोटल चार्ज आ जाएगा इसके पास कितना चार्ज है इसके पास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो हमारा टारगेट क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम वाटर इनटू, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस में तो आएगा ही चार्ज, 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो चार्ज होगा वो इतना आएगा, यहाँ चलिए माइनस यहाँ लगा देते हैं, इतना चार्ज होगा 250 ग्राम वाटर में। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं अब हमें, 250 ग्राम वाटर में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम वाटर का पता करना है हमें। तो देखिए मॉलिक्यूलर मास कितना होता है वाटर मॉलिक्यूल, इसका 16 ऑक्सीजन और 1 and 1 2, 18 ग्राम, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर हैव एवोगैड्रो नंबर के इक्वल ही तो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, कितने होंगे एवोगैड्रो नंबर, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे 18 ग्राम में, है ना। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो क्या कहता है,
एक मॉलिक्यूलर मास में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने होते हैं ना। मॉलिक्यूलर मास है कितना इसका वाटर का, किसी भी मटेरियल के लिए, वाटर के लिए कितना है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर और कोई मटेरियल होता है इसमें तो उसके लिए अगर अलग मॉलिक्यूलर मास होता, उसके सपोज 20 ग्राम का अगर कोई और दूसरा मटेरियल होता तो उसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होते। तो 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने। ये फिक्स नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से हम 1 ग्राम का निकाल सकते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ वाटर हैव 6.02 into 10 to power 23 अपॉन 18 मॉलिक्यूल्स, है ना। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और हमें कितने में चाहिए मॉलिक्यूल्स, 250 ग्राम में। तो इसमें 250 ग्राम से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 250 ग्राम ऑफ वाटर विल हैव मल्टीप्लाई बाय, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पे 250 से, ठीक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 250 ग्राम, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। तो ये कितना आएगा, दिस वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 अपॉन 18 इंटू 250 इंटू दिस, और ये नेगेटिव में आएगी वैल्यू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। तो आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिए तो वो आ जाएगा चार्ज, है ना, क्योंकि यहाँ एक कूलम में आ रहा है, यहाँ यूनिट बता रही है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, चार्ज आएगा। तो यहाँ इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी उसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ। ये आएगा 1.33 इंटू 10 टू पावर 7 कूलम नेगेटिव में। तो नेगेटिव चार्ज कितना है, 250 ग्राम कप ऑफ वाटर है, एक कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज होगा 1.33 इंटू 10 टू पावर 7 नेगेटिव, इतना ही क्या होगा पॉजिटिव, है ना। इतने नेगेटिव चार्ज होगा और इतना ही क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज, सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और थर्ड प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिस तरीके से एनर्जी कंजर्व रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है एनर्जी का, और ओवरऑल एनर्जी जो है यूनिवर्स की वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ऐसे ही चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस यूनिवर्स का जो चार्ज है कंजर्व रहता है। कभी भी ये नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज इस दुनिया से चला जाए कहीं बाहर, है ना। एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम, यूनिवर्स एक सिस्टम हो सकता है, तो इस यूनिवर्स में जितना चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, मींस पूरा यूनिवर्स न्यूट्रल रहेगा। अगर यूनिवर्स के सारे चार्जेस को हम इकट्ठा कर लें तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेम अमाउंट में होंगे, और उनको जब हम ऐड करेंगे एल्जेब्रिकली तो क्या आएगा, जीरो चार्ज आएगा इस यूनिवर्स के पास। तो इस यूनिवर्स से कभी भी चार्ज जो है, चार्ज नहीं आएगा यूनिवर्स पे। सपोज ये यूनिवर्स है तो इस यूनिवर्स पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ना ही नेगेटिव चार्ज आएगा, है ना। अगर इस यूनिवर्स से इवन एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं जा सकता कहीं बाहर, है ना, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन। अगर इस यूनिवर्स से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया कहीं तो एक पॉजिट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज इस यूनिवर्स के पास रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए एक भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है इस यूनिवर्स से,
और इंडिविजुअली डिस्ट्रॉय नहीं होता ना, ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज जो है, या फिर ये कहें हम चार्ज किसके पास रहता है, इलेक्ट्रॉन के पास रहता है या पॉजिट्रॉन किसी भी पार्टिकल के पास रहता है, जहां मास होगा वहां चार्ज होगा, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक इलेक्ट्रॉन या जब मास डिस्ट्रॉय होगा तो उसके साथ साथ इस यूनिवर्स के पास एक चार्ज आ जाएगा। अगर डिस्ट्रॉय होता, अगर एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया तो इस यूनिवर्स के पास क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा। सपोज पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अगर नेगेटिव पार्टिकल या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है तब। तो हम कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो एक सिस्टम के पास जितना चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट वैल्यू कौन सी है, 0 है, जो कि न्यूट्रल है ना। जितने भी सिस्टम हम छोटे छोटे मान सकते हैं इस यूनिवर्स में, वहां होता क्या है, केवल चार्ज का ट्रांसफर होता है ना। एक ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको इसके साथ रबिंग किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चले गए। रहता है इस यूनिवर्स में ये केवल चार्ज का ट्रांसफर होता रहता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के पास। जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम ऑप्टिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लाइट एनर्जी को फिर से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर लेते। तो इसी तरह से केवल ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, जो भी होगा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, जिससे क्या होगा, चार्ज आएगा एक बॉडी के पास या दूसरी बॉडी के पास। तो हम कह सकते हैं टोटल चार्ज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। और एक्सप्लेन करना चाहें हम इसे, इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, अभी हमने बात की, ना ही इसे क्रिएट कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में हम केवल ट्रांसफर करते हैं। चार्ज को ना ही प्रोड्यूस कर सकते हम और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, ठीक है। अगर चार्ज प्रोड्यूस कर लिया हमने, सपोज एक पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन हमने इस यूनिवर्स में प्रोड्यूस कर लिया, तो यूनिवर्स के पास कैसा चार्ज हो जाएगा, यूनिवर्स नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यूनिवर्स के पास तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस यूनिवर्स के पास। तो यूनिवर्स का चार्ज कैसा रहता है, 0 रहता है, न्यूट्रल रहता है। अगर बात करें कि जब चार्ज को प्रोड्यूस या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो जब मैटर जब डिस्ट्रॉय होता है ना, एटम बम के केस में जब मैटर डिस्ट्रॉय होता है तो वहाँ तो चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया ना, और चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ तो हो सकता है कि यूनिवर्स के पास कोई भी एक चार्ज रह जाए। जब एटम बम एक्सप्लोड्स होता है, देखिए इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जब एटम बम एक्सप्लोड्स होता है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। जब एटम बम एक्सप्लोड्स होता है, सपोज ये एटम बम एक्सप्लोड्स हुआ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। मैटर डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि मैटर में क्या है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, है ना। तो जब भी एटम बम एक्सप्लोड्स होगा, वहाँ क्या होगा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी डिस्ट्रॉयड होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो गया वहाँ पे, तो हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज रह जाए इस यूनिवर्स के पास। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा, है ना, तो मास डिस्ट्रॉय होगा, तो मास जब मैटर डिस्ट्रॉय होगा तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। एटम बम जब एक्सप्लोड होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो वहाँ हम एक पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय कर मान लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो साथ में उसके एक पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय होगा। इन दोनों का डिस्ट्रॉय होने पे क्या होगा, एनर्जी निकलती है। एक गामा रेज, 2 गामा रेज के बराबर एनर्जी निकलती है, 2 गामा रेज निकलती हैं, और एनर्जी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी पास आउट होती है, प्लस एनर्जी, गामा रेज निकलती हैं 2 और इतनी एनर्जी निकलती है जब 2 एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है। इसको कहते हैं हम एनिहिलेशन। ठीक है, एनिहिलेशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। अगर इस दुनिया से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके साथ एक पॉजिट्रॉन भी जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिला के क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गया तो उसके साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी चला गया दुनिया से, है ना। तो ये डिस्ट्रॉय होगा तो हमें एनर्जी मिल जाएगी। जब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो मैटर डिस्ट्रॉय होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन
क्या है, एक मेटेरियल पार्टिकल है ना, चार्ज किसके पास होता है, उसे सेपरेट, चार्ज और मास को तो सेपरेट नहीं कर सकते ना, जब भी चार्ज डिस्ट्रॉय होगा तो उसके साथ मास भी डिस्ट्रॉय होगा, है ना। तो मास जब डिस्ट्रॉय होता है, सपोज m मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिस्ट्रॉय अगर होता है तो क्या निकलती है, एनर्जी, है ना। आइंस्टाइन रिलेशन ने बताया था कि अगर m मास डिस्ट्रॉय होता है तो कितनी एनर्जी पास आउट होगी, mc² एनर्जी वहां से निकल जाएगी, है ना। मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इतनी एनर्जी हमें मिल जाएगी। जैसे जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होगा तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो इस दुनिया में अगर हम यहाँ एनिहिलेशन क्या है, डिस्ट्रॉय, है ना, डिस्ट्रॉय से रिलेटेड है ये, डिस्ट्रॉयड, चार्ज का जब डिस्ट्रॉय होता है ना, तो ये एनिहिलेशन है। जब चार्ज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो प्रोडक्शन भी हो सकता है, ये भी माना गया कि किस तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है ना। तो प्रोडक्शन भी होगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा नहीं, या फिर एक पॉजिट्रॉन तो आएगा नहीं इस यूनिवर्स में, आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा, साथ में एक पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन आएगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन इस यूनिवर्स के पास आ गया तो एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ कौन आएगा, एक पॉजिट्रॉन भी आएगा, जिससे कि चार्ज कैसा रहे, कंजर्व्ड रहे, न्यूट्रल रहे यूनिवर्स टोटल, ठीक है। यूनिवर्स का टोटल चार्ज कैसा रहे, कंजर्व। तो प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन में हम मान सकते हैं कि जब दो इलेक्ट्रॉन मिलके इतनी एनर्जी दे रहे हैं, है ना, तो जब हम 2 गामा रेज को प्लेटिनम मटेरियल के साथ अब इंटरेक्ट कराएं हम, है ना, कितनी एनर्जी के साथ, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ, जब हम प्लेटिनम और 2 गामा रेज, ये जो 2 गामा, देखो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय होकर 2 गामा रेज मिली इतनी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो इसी एनर्जी को हम, जब एनर्जी को भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं ना हम मास में, तो जब एनर्जी को प्लेटिनम के साथ हम जब मेटेरियलाइज कराते हैं, प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का यहाँ पे प्रोडक्शन होता है। इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है ये। देखिए ये पॉजिटिव कर लेना है, ये पॉजिटिव। तो जब एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैटर मिलेगा, ठीक है, मास मिलेगा। कैसे मिलेगा, अगर इतनी एनर्जी है, इसको हम c² से डिवाइड करें तो हमें इतना मैटर या फिर मास मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की फॉर्म में, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखते हैं इसके कुछ, कि आयनाइजेशन ऑफ सॉल्ट इन एक्विस सॉल्यूशन। जो सॉल्ट है जिसका एक्विस सॉल्यूशन, वाटर के साथ अगर हम सॉल्यूशन देखें तो देखो NaCl जो साल्ट है, सॉल्ट का, ये Na के पास एक पॉजिटिव आयन रहता है और एक क्लोरीन का नेगेटिव आयन रहता है ना। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों को मिला के क्या रहता है, ये न्यूट्रलाइज रहता है, ठीक है। और एक फिजन ऑफ यूरेनियम का ये न्यूक्लियस है एक, उसका न्यूट्रॉन के साथ जब हम फिजन करते हैं 92 यूरेनियम 235 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ फिजन होता है, तो फिजन प्रोसेस में जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, न्यूट्रॉन्स की जब हम बम्बार्डमेंट करते हैं यूरेनियम के आइसोटोप्स के साथ 92 यूरेनियम 235, जब हम स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन को हिट करते हैं यूरेनियम के इस एटम से, तो यूरेनियम का एटम क्या होता है, किस में चेंज हो जाता है, 56 बेरिलियम 141 प्लस 36 क्रिप्टॉन 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। देखिए 92 जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पे 92 है, और इन दोनों का मिला के भी 92 ही है, ठीक है। तो जितना चार्ज इसके पास है आफ्टर फिजन उतना ही बिफोर फिजन था चार्ज। यहाँ 56 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 6 12 2 5 3 8 एंड 92, ठीक है। और 235 क्या है, ये मास नंबर, ठीक है। 235 141 एंड 92 प्लस 3, ओके। तो ये हुआ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा। तो आज ये इसका एंड है इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कूलाम्स लॉ, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।